नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपन जो है अपने जो राजस्थान पुलिस और पटवार के अंतर्गत जो डायनेस्टीज जो है अपने राजस्थान की, उसके अंतर्गत अपन पहला जो इतिहास लेते हैं, पहले जो वंशज लेते हैं वो अपने सबसे प्राचीन रियासत का लेते हैं और सबसे प्राचीन रियासत है कहाँ की? मेवाड़ की। तो आज अपन जो है मेवाड़ का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे और मेवाड़ जो है, मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत अपन सबसे पहले जो वंश पढ़ेंगे वह वंश कौन सा होगा? गोहिल वंश। कौन सा होगा मित्रों? गोहिल वंश। गोहिल वंश को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा अपन बैक चलेंगे, क्योंकि वहीं से अपना इतिहास जो है स्टार्ट होगा। अपन सबसे पहले जो है मेवाड़ जो है, उस मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है, वहाँ से अपन शुरू करेंगे। तो मित्रों, प्राचीन नाम क्या क्या है? अगर आप नोट्स जो है पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। या साथ साथ में आप रिवीजन भी करना चाहते हैं, लिखना भी चाहते हैं, तो आप अपनी नोटबुक जो है साथ में रखिएगा और राइट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा। प्राचीन नाम क्या क्या है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेदपाट। क्या नाम है मित्रों? मेदपाट जो है वह किसका नाम था? तो वह मेवाड़ का नाम था। मेदवाट कहें चाहे अपन प्रागवाट कहें, मेदवाट कहें या प्रागवाट कहें, दोनों ही किसके प्राचीन नाम है? मेवाड़ के। एक और अन्य नाम है जो अपने मेवाड़ का ही प्राचीन नाम है और वह जो है जनपद के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो पहले का जो एरिया था, उस एरिया के हिसाब से जो है इसको सीवी जनपद कहा गया है। क्या कहा गया है? सीवी जनपद कहा गया है। किसको? मेवाड़ को। अब मित्रों बात करते हैं अपन गोहिल वंश की, किससे संबंधित है? मेवाड़ से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि गोहिल वंश की क्या होती है? स्थापना होती है। और गोहिल वंश की जो स्थापना है वह कब होती है? 566 ईस्वी के अंतर्गत होती है। गोहिल वंश कैसा वंश है, ये भी प्रश्न पूछने लायक है। तो गोहिल वंश जो है वह सूर्यवंशी है। कैसा है मित्रों? सूर्यवंशी है और हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। तो सूर्यवंशी हिंदू थे कौन? गोहिल वंशी शासक। बात करते हैं मित्रों गोहिल वंश के अंतर्गत पहले शासक की। गोहिल वंश की स्थापना करने वाले शासक की, तो वह शासक है आपके कौन? बप्पा रावल। कौन है मित्रों? बप्पा रावल जो है इसके संस्थापक माने जाएंगे। अब बात करें अगर गोहिल वंश के प्रथम शासक की, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था किसका? बप्पा रावल का। हमारे इतिहास के अंतर्गत ऐसी जानकारी है कि जो बप्पा रावल है उनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। क्या नाम है? कालभोज। कालभोज नामक जो है पहला गोहिल वंशी शासक माना जाता है। मित्रों, आपने कई दफ़ा जो है छोटी क्लासों के अंतर्गत 8वीं 9वीं के अंतर्गत आपने कहानियाँ सुनी होगी। बप्पा रावल जो गायों के पुजारी थे, गायों को चराते थे और उनके ऋषि ने जो है एक बार इनके ऋषि की गाय चराते वक्त जो है गुफा के अंदर चली जाती है, उस गाय को शेर खा जाता है। और इस प्रकार की आपने कहानी सुनी होगी और उसी कहानी के आधार पर बताया जाता है कि बप्पा रावल के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम क्या था? तो क्या था मित्रों गुरु का नाम? गुरु का नाम था हारित ऋषि। क्या नाम था? हारित ऋषि नाम था। इनके आशीर्वाद से ही जो है मेवाड़ के जो है शासक बनते हैं ये
ऐसा हमारे लोक कहानियों के अंतर्गत जो है बताया गया है। ऐसा हमें जानकारी मिलती है कि 734 ईस्वी में, कब मित्रों? 734 ईस्वी में जो चित्तौड़ का शासक था मान मौर्य, इस मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? गोहिल वंशी शासक बप्पा रावल। जब ये यहाँ पे अधिकार करते हैं तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है। राजधानियाँ इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि मेवाड़ के अंदर कई बार राजधानियाँ चेंज की जाएगी और आपसे अगर ज़्यादा डीपली प्रश्न कर ले तो राजधानी और उसका संस्थापक पूछ लेगा कि इस राजधानी को किसने स्थापित किया था। तो यहाँ पे जो है बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी किसको? नागदा को। नागदा कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ है मित्रों? उदयपुर के अंतर्गत है। नागदा जो जगह है, इस नागदा के अंतर्गत नागदा में बप्पा रावल ने एक मंदिर स्थापित करवाया था। और कौन सा मंदिर? एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था किसने? बप्पा रावल ने। निर्माण करवाया था किसने? बप्पा रावल ने। अपन बात करें मित्रों बप्पा रावल की, तो बप्पा रावल ने जो है अपने वर्तमान भारत की सीमा के बाहर जाकर के भी युद्ध किया था। गजनी प्रदेश के अंतर्गत, नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद गजनवी, सुना ना नाम, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, वो वही गजनवी जो घोर प्रदेश का था, जहाँ पे गजनवी नामक एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने जो है बप्पा रावल ने क्या किया था? अधिकार किया था। तो देखें मित्रों, बप्पा रावल जो है, बप्पा रावल ने एक मुस्लिम सेना को गजनी में जाकर के क्या करवाया था? हराया था। यहाँ पे मैं लिख लूँ आपके लिए, एक मुस्लिम शासक को हराने के लिए गजनी चले गए थे और वहाँ पे गए भी हैं, जीते भी हैं और अपने जो है भतीजे को वहाँ का दीवान नियुक्त करके आ जाते हैं। कौन? बप्पा रावल। पेशावर होते हुए अपने फिर से वो जो है मेवाड़ के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं। कौन? बप्पा रावल। और ध्यान देना मित्रों, मेवाड़ में पहली बार जो सोने के सिक्के प्रारंभ करते हैं, जो सोने के सिक्के प्राप्त करते हैं, और कितने ग्रैन के? 115 ग्रैन के जो सिक्के हैं उनको शुरू किया था कि इन्होंने बप्पा रावल ने। तो मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए थे। आप अपने जो है नोट्स बना रहे हैं तो ठीक, अन्यथा नोट्स बनाने का वक्त नहीं मिल रहा है आपको तो आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मेवाड़ से निश्चित तौर से एक प्रश्न पूछा जाता है लगभग सारे छोटे बड़े एग्जामों में, इसलिए अपने मेवाड़ को ढंग से पढ़ना है। अब अपन जो है बप्पा रावल के बाद नेक्स्ट गोहिल वंशी शासक पढ़ेंगे अल्लट को। किसको मित्रों? अल्लट। अल्लट जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा उस इम्पोर्टेंट वाले को ज़्यादा पढ़ेंगे, जो नहीं होगा उसको अपन थोड़ा कम पढ़ेंगे। अल्लट शासक हुआ किसके बाद? अपने बप्पा रावल के बाद। और बप्पा रावल के बाद जो है आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट शासक होगा वह होगा कौन? जैत्र सिंह। कौन होगा मित्रों? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह जो है वह 1213 ईस्वी से लेकर के और 1250 ईस्वी तक अपने शासन करेगा। कहाँ पे?
मेवाड़ में। जब जेत्र सिंह शासक बनता है मित्रों मेवाड़ का, उस समय भारत में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि जो है सल्तनत काल शुरू हो जाती है, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। जब जेत्र सिंह यहाँ का शासक होता है तब यहाँ पर एक जो है आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? यहाँ पे आक्रमण करता है आपके इल्तुतमिश। कौन आक्रमण करता है मित्रों? इल्तुतमिश जो है यहाँ पे आक्रमण करता है, और जो जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वह नाम है आपका किस युद्ध के नाम से? भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध मित्रों? भूताला का युद्ध। आपसे ये प्रश्न अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि भूताला का युद्ध का संबंध किस से है, किस क्षेत्र से है? मारवाड़, मेवाड़, आमेर, ये अगर आपको ऑप्शन दे दिए तो आपको चुनना कौन सा है? आपका मेवाड़ चुनना है। भूताला का युद्ध किन किन के मध्य? मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य होता है। अब इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? युद्ध की जानकारी जो मिलती है मित्रों, वह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एक जो है कवि है हमारे जयसिंह सूरी। कौन है मित्रों? जयसिंह सूरी। और इन जयसिंह सूरी की जो है क्या है पुस्तक, उस पुस्तक से हमें क्या है जानकारी मिलती है। और अगर आपसे पूछे कि वह पुस्तक कौन सी है जिससे हमें भूताला के युद्ध की जानकारी होती है, तो वह पुस्तक है आपके कौन सी? हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन से हमें जानकारी मिलती है कि भूताला का युद्ध होता है किन किन के मध्य? जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। अगर बात करें मित्रों नेक्स्ट अपन जो है शासक की, तो नेक्स्ट शासक होगा आपका कौन? रतन सिंह। कौन मित्रों? मेवाड़ का नेक्स्ट जो शासक है वह है रतन सिंह। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, रतन सिंह वही जिसका सामना होगा अलाउद्दीन खिलजी से। किसकी वजह से? रानी पद्मिनी की वजह से, है ना। तो देखें यहाँ पे जो रतन सिंह है उनका शासन वर्ष कौन सा है? 1302 से लेकर के 1303 ईस्वी में। समझ गए होंगे। युद्ध जीत जाता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, छल कपट के माध्यम से। 1303 में वह जो है जीत जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाएगी 1303 में किसकी? रतन सिंह की। अब देखें मित्रों जो रतन सिंह है उसकी उपाधि क्या थी? रतन सिंह की उपाधि क्या थी वह थोड़ा सा ध्यान से देखें। उपाधि जो है वह है रावल। कौन सी है मित्रों? रावल जो है इनकी उपाधि है। और रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला यह अंतिम शासक है। कौन? रतन सिंह। अंतिम शासक जिसने रावल की उपाधि का प्रयोग किया था, उपाधि को जो है अपने नाम के साथ लगाया था, वह अंतिम शासक है कौन? रतन सिंह। अब मित्रों थोड़ा सा ध्यान देना, एके लिख रहा हूं, एके यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है बड़ा ही आप मतलबी व्यक्ति था। केवल नाम दुनिया में खुद का होना चाहिए, दूसरों का कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार से विश्व में सिकंदर को जाना जाता है ना, उसी प्रकार से जो है अपने सल्तनत काल में एक शासक को जाना जाता है, विदेशी आक्रमणकारी को जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी जो है साम्राज्यवादी नीति का व्यक्ति था, अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने वाला व्यक्ति था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ को जीतना चाहता था। किसको जीतना चाहता था? चित्तौड़ को जीतना चाहता था, यानी चित्तौड़ पर वह क्या करना चाहता है? आक्रमण करना चाहता है। अब आक्रमण करने के कई तरीके हैं मित्रों, छोटी सी बात को लेकर के भी आक्रमण किया जा सकता है। अब बड़ी बात तो रही, छोटी बातें तो क्या थी? वो साम्राज्यवादी नीति का जो है संरक्षक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता था। इधर मेवाड़ के अंतर्गत एक तांत्रिक था, एक ब्राह्मण था, है ना, जिसका नाम आपको पता होगा कि उसने जो है रानी पद्मिनी का क्या किया था? रानी पद्मिनी का जो है सुंदरता का बखान जो है एक तोते के कंठ से करवा दिया था। अब ध्यान दें, उस ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन। क्या नाम है मित्रों? राघव चेतन। क्योंकि ये जो है हस्तक्षेप करने लग जाता है सत्ता के अंतर्गत, राजनीति के अंतर्गत, तो इसको यहाँ से जो है रतन सिंह निष्कासित कर देता है, मेवाड़ से निष्कासित कर देता है, मेवाड़ से निकाल देता है। तब जो है राघव चेतन किसकी शरण में चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी की। और अलाउद्दीन खिलजी को जो है अपना बदला लेना है रतन सिंह से, तो अलाउद्दीन खिलजी को चढ़ाता है, कहता है अरे जहां अपना आप जो है विश्व सुंदरी को छोड़ करके कहां दूसरी जो है आपकी पटरानिया में खोए हुए हो। तो उन्होंने जो है राघव चेतन ने सारा की सारा बखान कर दिया। किसका? रतन सिंह की पत्नी पद्मावती का। किसका? पद्मिनी का जो है, सॉरी पद्मिनी है यहाँ पे, तो पद्मिनी के बारे में सारा बखान कर दिया। किसने? राघव चेतन ने। और जो पद्मिनी है मित्रों, ये सिंहल देश की थी। कहाँ की थी? सिंहल देश की। सिंहल कहाँ है? सिंहल देश श्रीलंका को कहा जाता था। सिंहल द्वीप कहें चाहे सिंहल देश कहें, कहाँ की? श्रीलंका की थी। बहुत ही सुंदर रूपवान सुशील महिला मानी जाती थी पद्मिनी, और पत्नी थी किसकी? रतन सिंह की। अब ये साम्राज्यवादी तो उसके पास पहले से ही थी। अब जब राघव चेतन ने और आग लगा दी रतन सिंह के खिलाफ, तो इच्छा जागृत हो गई किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, कि इतनी खूबसूरत औरत तो जो है किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगने लग गया। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण जो था वह पद्मिनी थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन ये अधिकतर कहानियों के अंतर्गत है। सही रूप से देखा जाए, अगर निष्कर्ष रूप में देखा जाए, तो साम्राज्यवादी नीति ही मानी जाएगी। तो ये है मित्रों किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की कहानी। आप देखें मित्रों, रतन सिंह अभी मरा नहीं है, अभी अपन ने शुरू किया है कारण, केवल आक्रमण करने का कारण तो ये था। अब देखें कि जब राघव चेतन ने बखान कर दिया सारा कुछ, तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लाइन में आपके लिए जो है लिखूंगा यहाँ पे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। कब? 1303 ईस्वी में। अधिकार करने के बाद क्या किया? इस चित्तौड़ का नाम बदल दिया गया, नाम परिवर्तन कर दिया। कई बार प्रश्न पूछा गया है मित्रों, और प्रश्न पूछा गया है कि खिजराबाद किसका नाम रखा गया?
किसका रखा? चित्तौड़ का। खैराबाद पूछे तो जालोर, मित्रों याद रखना, और खिजराबाद पूछे तो किसका? चित्तौड़ का। नाम परिवर्तन करके उसने क्या कर दिया? अपने भतीजे के नाम पर रख दिया खिजराबाद। क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया नाम। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नोट है मित्रों, नोट लगा करके लिख देना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपके लिए। अब अगर बात करें अपन अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाता है? अधिकार कर लेता है, यानी कि जीत जाता है। जब जीत गया अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को, तो पद्मिनी जो थी वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जो है बलिदान दे देती है, अपना शरीर को भस्म कर देती है। कैसे? जिसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट लाइन ही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। और लिख रहा हूँ कि 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का पहला साका होता है। चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। तो साका क्या होता है मित्रों? साका जो है, साका के अंतर्गत महिला या महारानी कह दें, और राजा या पुरुष, दोनों में से कोई भी ले लें अपन, दोनों एक ही बात है। तो महिला जो है अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अग्नि के अंतर्गत अपने आप को समर्पित कर देती है, यानी कि क्या हो जाता है? जौहर हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? जौहर हो जाता है। और अगर पुरुष जो है अपना बलिदान दे दे, अपने मातृभूमि के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाए, तो उस समय अपन जो है क्या कहेंगे? केसरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? केसरिया कहेंगे। जब केसरिया और जौहर होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? साका कहेंगे। अब मित्रों ध्यान दें, जब पद्मिनी जौहर करती है, कौन करती है? जौहर। पद्मिनी जौहर करती है, तो उस जौहर के अंतर्गत कितनी महिलाओं का वह नेतृत्व करती है? लगभग 1600 महिलाओं के साथ क्या करती है? जौहर करती है। कौन? आपके रतन सिंह की महारानी, जिसका नाम क्या? पद्मिनी। पद्मिनी जौहर कर लेती है। अब मित्रों थोड़ा सा ध्यान दें, रतन सिंह के दो विश्वसनीय सेनापति जो थे, उनका नाम थोड़ा याद रखना मित्रों। जब रतन सिंह अपन पढ़ ही रहे हैं, तो रतन सिंह के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, यानी कि उनके विश्वसनीय जो है जो सेनापति थे, उनका नाम याद रखना। और सेनापति कौन थे? गोरा व बादल। गोरा व बादल जो है वो इसके विश्वसनीय क्या थे? सेनापति थे। इनके जो है नाम के अलग अलग जो है पत्र लिखवा करके और किसके शिविर में फेंक देता है? रतन सिंह के शिविर में। अलाउद्दीन खिलजी अपने जो है कर्मचारियों से ऐसा करवा देता है। दुष्ट तो है ही, दुष्टता तो दिखाएगा ही, तो ये दुष्टता के कारण जो है इनको अपने रतन सिंह से जो है दोनों के बीच कटुता उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार की कटुता हो जाने के बावजूद भी अपना सर्वस्व न्यौछावर किया अपने देश के लिए गोरा और बादल ने, दोनों शहीद हो जाते हैं। अब ध्यान दें मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर, कहाँ पर मित्रों? चित्तौड़ पर लगभग जो है 80,000, कितने मित्रों? 80,000 लोगों का जो है कत्लेआम करवाया था। क्या करवाया? लोगों का कत्लेआम करवाया था। क्योंकि पद्मिनी तो हाथ में आई नहीं, है ना? थोड़ी बहुत तो ईर्ष्या हुई ना, जलन हुई ना, जिसको चाहा वही नहीं मिली, तो गम तो हुआ।
और गम के चक्कर में बेचारे कितने लोग मारे गए। 80,000 लोगों को जो है कत्लेआम करवा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे नीच कार्य माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखिए मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस प्रकार की, अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह और उसकी रानी पद्मिनी के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है वो इम्पोर्टेंट है। कोई नहीं पूछेगा 80,000 लोगों का कत्ले का आम, लेकिन जानकारी कहाँ से मिलती है इस प्रकार की कहानियों की। आपको तो पता है फिल्म बनी थी पद्मावत, कितना सारा जो है बवाल खड़ा हो गया था, है ना। तो उसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है अपने इतिहास के अंदर, सोर्स कहाँ कहाँ पे है इसका, तो थोड़ा सा ध्यान दें। अपन बात कर रहे हैं रतन सिंह, पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की एक पुस्तक है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है, पुस्तक है पद्मावत। इस पद्मावत में हमें जो है जानकारी मिलती है इस पद्मिनी के जोहर करने तक की कहानी की। अब ये पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई मित्रों, ध्यान देना। तो पुस्तक लिखी गई है अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा के अंतर्गत। कब लिखी गई? 1540 ईस्वी में। अब आपको पता चल गया होगा रतन सिंह का कार्यकाल तो है मात्र 303 ईस्वी तक का, लेकिन लिखी कब जा रही है? 1540 ईस्वी में। कहने का तात्पर्य है 1540 ईस्वी तक उसने लोगों से सुनाई कहानी जो है उसने अरबी भाषा के अंतर्गत लिख दी थी। ये तो लिख दिया था किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब अगर बात करें अपन कर्नल जेम्स टॉड की, घोड़े वाला बाबा है ना, कौन? घोड़े वाला बाबा। कर्नल जेम्स टॉड और जो नैन्सी है मलिक मोहम्मद कर्नल जेम्स टॉड और मोहनोत नैन्सी ने मलिक मोहम्मद जायसी की जो ये कहानी थी उस कहानी का इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था कि हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही लिखा है। इस कहानी को उन्होंने स्वीकारा है। लेकिन मित्रों इसका समर्थन एकमात्र अपने भारतीय जो इतिहासकार हुए हैं, कहानीकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, जिसका नाम है क्या? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने क्या किया था? सूर्यमल मिश्रण ने इस कहानी को क्या कर दिया था? नकार दिया था कि इस प्रकार की कोई कहानी नहीं हो सकती है, गलत लिखा है, मनगढ़ंत लिखा है, इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं है। अब मित्रों ध्यान देना, यहाँ पे एक और इतिहासकार हैं जिसका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। थोड़ा सा देखें, अमीर खुसरो को भी देख लेते हैं अपन। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को एक पुस्तक, अमीर खुसरो की एक क्या है? पुस्तक है जिसका नाम क्या है? खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह नामक एक पुस्तक लिखी है। किसने? अमीर खुसरो ने। अगर अपन बात करें इसका दूसरा नाम, तो दूसरा नाम है तारिख ए अलाई। क्या नाम है? तारिख ए अलाई नाम की क्या है? एक और पुस्तक है। इस पुस्तक में बताया अमीर खुसरो ने कि अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तव में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस प्रकार की बात का जो है जिक्र करता है कौन? अमीर खुसरो। अगले अपने मेवाड़ के शासक को लेते हैं
और अगले शासक हैं आपके कौन? राणा हमीर। कौन है मित्रों? अगले शासक हैं आपके राणा हमीर। यहाँ पे रावल नहीं कह रहा हूँ मित्रों, यहाँ पे आपसे मैं कह रहा हूँ राणा, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि रावल की उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक कौन? रतन सिंह, है ना। तो अब नेक्स्ट जो है वह है उपाधि कौन सी? राणा। हमीर जो थे मित्रों वह सिसोदा गांव के थे। किस गांव के थे? सिसोदा गांव के थे। इसलिए जो है अपने मेवाड़ के जो गुहिल वंश जो था उसकी जो बताना भूल गया था, यहाँ पे कितनी शाखाएं थी इस वंश की? 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी मित्रों? 24 शाखाओं में से एक शाखा है कौन सी? सिसोदिया शाखा। कौन सी शाखा? सिसोदिया शाखा। और ये जो हमीर है वह इस गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का ही जो है माना जाता है। अब अपन बात करें कि राणा की उपाधि का पहली बार प्रयोग करने वाला शासक तो कौन हो जाएगा? हमीर हो जाएगा। पहला प्रयोग करने वाला शासक वह हो जाएगा आपके कौन? ये हो जाएगा आपके राणा हमीर। जो राणा हमीर है मित्रों, इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है विदेशी लोगों को यहाँ से भगाया था, मेवाड़ को स्वतंत्र करवाया था, मेवाड़ का उद्धार किया था, इसलिए इसको मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। अपने जो कुंभलगढ़ है मित्रों मेवाड़ के अंतर्गत, कुंभलगढ़ के अंतर्गत एक प्रशस्ति लिखी गई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इस राणा हमीर को क्या कहा गया है कि विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किसको? राणा हमीर को कहा गया है मित्रों। और एक जो है रसिक प्रिया नामक पुस्तक है, एक ग्रंथ है रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया के अनुसार जो है राणा हमीर को वीर राजा कहा गया है। क्या कहा गया है मित्रों? वीर राजा कहा गया है। अब आप समझ गए होंगे कि उद्धारक क्यों कहा है। क्योंकि वीर राजा किसे कहेंगे अपन? जो शत्रुओं से लोहा ले सके और शत्रुओं को जो है नाको चने चबा सके, ऐसे व्यक्ति को ही तो हम वीर कहेंगे ना। तो राजाओं में जो है सिसोदिया वंश का जो पहला राजा राणा हमीर जो है उसे वीर राजा कहा गया है। किस पुस्तक के अंतर्गत? रसिक प्रिया के अंतर्गत। अब मित्रों अगर बात करें अपन इसको और अपन जो है किस नाम से जानते हैं, राणा हमीर ने और क्या क्या कार्य करवाए थे, तो थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे राणा हमीर ने जो है चित्तौड़ के अंतर्गत, राणा हमीर ने चित्तौड़ में एक माता का मंदिर बनाया था। एक माता का मंदिर बनवाया था जिसे बरवड़ी माता के नाम से जाना जाता है। बरवड़ी माता का एक मंदिर बनवाया था, उसका निर्माण करवाया था किसने? हमीर ने, है ना। ये जो बरवड़ी माता है मित्रों, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, बरवड़ी माता लाइटली मत लेना, इसको थोड़ा ध्यान से रखना। बरवड़ी माता जो है वो अपने गोहिल वंश की, किस वंश की? गोहिल वंश की कुल देवी है, सॉरी इष्ट देवी है। गोहिल वंश की क्या है? इष्ट देवी है। कौन?
बरवड़ी माता। अगर बात करें मित्रों, इसने हमीर के द्वारा और किसका निर्माण करवाया गया था, तो हमीर के द्वारा जो है वह एक और मंदिर बनवाया था जो इनकी कुल देवी थी, है ना, मेवाड़ की कुल देवी थी, वह थी बाण माता। कौन थी? आपकी थी बाण माता, जो मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी के नाम से जानी गई है मित्रों। मित्रों, आज के अपने इस मेवाड़ इतिहास पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत अपन जो है इतना ही लेते हैं, राणा हमीर तक। नेक्स्ट अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत लेंगे अपने कोंबा, सांगा, प्रताप जैसे वीर योद्धा जो थे मेवाड़ के, उनको लेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे एनवीरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।